नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले कांग्रेस में चल रही उठापटक की बात। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचतान को खत्म करने की कोशिशें आज भी जारी रहीं। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर बनी 3 सदस्यों की कमेटी के सामने आज नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। बैठक के बाद बाहर आकर सिद्धू ने कहा कि उनका जो स्टैंड था वही है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के बुलावे पर पंजाब के ग्रासरूट की आवाज पहुंचाने और सच को सामने रखने के लिए आए हैं। सिद्धू ने कहा कि वो पंजाब के सत्य की आवाज बनकर आए हैं और आखिर में पंजाब ही जीतेगा। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है। जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाब। और सीधा रुख करते हैं हमारे सीनियर एडिटर पॉलिटिकल उमा शंकर सिंह का। उमा, जो बयान यहां पर बाहर निकलकर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है, ऐसा लगता नहीं है कि कमेटी से बातचीत के बाद बहुत ज्यादा कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो। ये देखिए, सिद्धू हमेशा जो है वो काफी ऊर्जावान व्यक्ति हैं और बहुत ही ऊर्जा में बात करते हैं। और आज भी उन्होंने जब मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने जो बात की मीडिया से, उसमें वो काफी उत्साही नजर आ रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि पेच फंसा हुआ है, क्योंकि पंजाब में ये जो लड़ाई है वो पुरानी लड़ाई है और अब क्योंकि अगले साल यहाँ पे चुनाव है तो उससे पहले पार्टी उस झगड़े को खत्म करना चाहती है। आज सिद्धू ने आकर अपनी बात की, कल से ही विधायक तमाम अपनी बात रख रहे हैं और कल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो यहाँ आएंगे दिल्ली में और वो अपनी बात रखेंगे। पूरी रायशुमारी के बाद ये रिपोर्ट जो है वो जाएगी हाईकमान के पास और उसके बाद फैसला होगा कि किस तरह का सांगठनिक बदलाव इस महीने जो प्रपोज्ड है वो हो पंजाब में। पीसीसी चीफ नया आना है, अब वो चीफ उस पद के लिए सिद्धू अपनी दावेदारी लगातार जताते रहे हैं अंदर खाने से भी। और अब ये देखना होगा कि क्या जो ये पंजाबियत की बात और पंजाब जीतने की बात इन्होंने अभी की है, क्या वाकई में इनके हक में फैसला आता है पार्टी हाईकमान की तरफ से रायशुमारी के आधार पे, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि एक पुराने खिलाड़ी हैं और पिछली बार उनके नेतृत्व में ही पार्टी वहां पे जीती थी, तो इस बार भी क्या उनका हाथ ऊपर रहता है टिकट बंटवारे से लेकर तमाम सांगठनिक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक बीच का रास्ता हाईकमान निकाल पाता है इस पूरे मामले में। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी एक और दिन बाकी है जहां कैप्टन अमरिंदर को आना है, उनको बात करनी है इस कमेटी से और देखते हैं उसे क्या रास्ता निकलता है। और इसमें और भी कई पेंच है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। और सीधे पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के वित्त मंत्री हमारे साथ मनप्रीत बादल साहब जुड़ गए हैं। बादल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। जाहिर है मेरा पहला सवाल वही होगा जो कुछ पंजाब की राजनीति में चल रहा है। अगले साल आपके यहाँ चुनाव है, फिर इस तरह की खींचतान क्यों? तो मनोरंजन जी, आपको और आपके सुनने वालों को मेरी 5 दरियाओं की धरती से आपको प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है तो मैं आपको इस बात पे मायूस करूंगा कि कोई खींचातान नहीं है। चुनाव जो है वो महज अब 8 महीने दूर रह गए हैं। तो जैसे सियासी जमातों में होता है कि मुशावरत चल रही है तमाम एमएलएस के साथ, निशानदेही हो रही है कि पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो सियासत के 3 पहलू होते हैं, एक सरकार चलाना, एक पार्टी चलाना और एक इलेक्शन लड़ना, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। तो जो पार्टी की आला कमान है वो हर एमएलए से और हर एमएलए के अपने अपने मसले मिसाइल हैं और हर इलेक्शन जो है उसका अपना फ्लेवर होता है, उसका अपना जायका होता है। तो 3 दिन की ये एक्सरसाइज चल रही है, 8 महीने दूर रह गए हैं और सबसे मुशावरत करके और कोई मुस्तकिल स्ट्रेटेजी जो है वो पार्टी बनाएगी
और जो स्टेट के जो मसले हैं उनका कोई ना कोई, और जो हम लोगों से वायदे करके आए हैं उन वायदों पे हम खरे उतरे कि नहीं, ये सारा जो है, चाहे वो बिजनेस है चाहे कोई भी शोबा है, उसमें इस किस्म की क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बनानी तो बहुत जरूरी है, तो वो चल रही है। तो बट प्रेस ने इसे एक नया रूप दे दिया है कि कोई पार्टी में कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं दूसरे के साथ, ये दरअसल नहीं है। क्या कोई डिप्टी सीएम हो सकता है? सिद्धू का नाम आ रहा है। सब ये तो आला कमांड के हाथ में है कि वो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी, बट एक बार 80 जो विधायक हैं उनसे मुशावरत करनी जरूरी है। और मैं आपके सुनने वालों को ये कहता चलूं कि पंजाब एक ऐसा मतलब सूबा है जो कांग्रेस की हिंदुस्तान लेवल पे जो रिवाइवल होने जा रही है, उसमें अगर एक स्प्रिंग बोर्ड है, अंग्रेजी का लफ्ज है स्प्रिंग बोर्ड, जिससे लोग ऊपर उठ सकते हैं, तो वो पंजाब है। और अगर कोई ऐसा एक हिंदुस्तान में खिंचता है जहां लोग बीजेपी को नापसंद करते हैं, तो वो भी पंजाब है। तो हम बड़ी आस के साथ इस इलेक्शन को और बड़ी समझदारी से इस इलेक्शन की जो है रणनीति बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी। चूंकि आप पंजाब के वित्त मंत्री हैं, तो जीएसटी के मीटिंग के बाद जो कमेटी बनाई गई उसमें भी आप लोगों को कोई जगह नहीं है। जो आप लोगों ने मांग की थी कि जीएसटी माफ कीजिए, कोरोना की टेस्टिंग, इलाज और उससे बचाव के लिए जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर, वो भी बात नहीं हो सकी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस मीटिंग के बाद आप लोग? तो आज अगर आपने देखा हो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, विच इज द कांग्रेस पार्टी, अगर आप एक जीओएम बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, और उसमें कांग्रेस को आप शामिल नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये उनकी नाअहली समझ लीजिए, या ये मैं सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने का आदी, पर या नालायकी समझ लीजिए। ना केवल कांग्रेस को इससे बाहर रखा गया, पर जो जैसे वेस्ट बंगाल को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया, तमिलनाडु को नहीं किया, तो कहने का मतलब है कि आपने मेघालय को और मणिपुर को और गुजरात और यूपी, जो कि ऑलरेडी बीजेपी के स्टेट्स हैं। देखिए, हमारा मुतालबा तो बड़ा सादा सा था कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है। आप जो कोविड की लड़ाई के लिए जो इक्विपमेंट, वैक्सीन और ड्रग्स हैं, आप फिलहाल उसको 31/3/22 तक उसको 0 रेटेड पे रखते हैं। ये हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दे देगा, एक वक्फा दे देगा कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाएं। अब सैनिटाइजर पे 18% टैक्स है, वेंटिलेटर्स पे 12% है, और जब तक जीएसटी काउंसिल मिलती है, और हर एक हमने तो एक और इससे भी सादा मुतालबा दिया था कि जो भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो उनकी जो नोटिफिकेशन है कोविड के लिए, आप हर एक बाल की खाल उतार रहे हैं कि किस पे क्या रखेगा। जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी उनकी जो रिकमेंडेशन है उस पे अगले 8 महीने आप 0 रेटेड कर दें, ताकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा है जो सेहत का, वो अप टू डेट हो जाए। तो मेरा सवाल बादल साहब यही है कि जब आप लोगों ने ये मांग उठाई तो हुआ क्यों नहीं? कौन इसके खिलाफ में था जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में? ये तो तुरंत होना चाहिए, इसमें तो कोई देरी की बात नहीं है। देखिए, मेरा कहने का वो जो अफसर लोग हैं अंदर, वो बोल रहे हैं जी कॉन्सेंट्रेटेड तो फिर हार्ट डिजीज के लिए भी है, फलानी दवाई फलाने काम पे आ जाती है। और हम बोल रहे थे कि जिंदगी तो जिंदगी है, लाइफ इज लाइफ। और अगर किसी से भी अगर कैंसर वाले की जिंदगी बच जाए या कोई हार्ट वाले की बच जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कई बार जब आप गवर्नेंस में और सरकार में थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए, और इनकी ये समझ में नहीं आ रही। ये जो असल में
अफसरशाही है वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ने दे रही। तो ये बात थी। तो मिनिस्टर साहब ने, जब हमने बहुत ज्यादा इस पे इंसिस्ट किया और सारे ऑपोजिशन स्टेट्स यकमुश्त या यक जुबान हो गए, तो उन्होंने ये फरमाया कि इस पे चलो GOM में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना देंगे। पर अब जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जब पता चला कि क्या है, वो तो खैर उनके खास है। तो दरअसल ये GST चलाने का और काउंसिल चलाने का ये रिवायत जो है जेटली साहब के टाइम में नहीं थी, पर ये नहीं है। और मुझे लगता है हमें इस बात का रंज है और इस बात का अफसोस भी है। तो आप, अब जब आपने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेट से लेकर के वेंटिलेटर तक पर ड्यूटी नहीं हटाई गई है, अब जो आपको सरकार की मंशा क्या लगती है? GOM गठित करके क्या सरकार टाइम बाय कर रही है? क्या सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा, जैसा आपने कहा लाइफ इज लाइफ, जिंदगी बचानी है? देखिए, मैं ये आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि इस बात की मायूसी है कि ये GST काउंसिल जो है और जिस आस और उम्मीद से ये बनी थी, ये उस पर तो ठीक नहीं उतरी है। और ये जो GOM है, हालांकि इसने 10 दिन में ही रिपोर्ट देनी है, बट मुझे इससे ज्यादा आस नहीं लग रही। और हमने ये फैसला किया है, खास करके कांग्रेस के जितने भी स्टेट्स हैं, और मुझे लगता है और हमारे जो जहां पर हमारा इत्तेहाद है, जैसे महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कि हम सब मिनिस्टर्स मिलके एक मुश्तरका जो है खत वो प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखें कि जो पिछले साल 1.5 साल से जो इनका जो तर्ज हुकूमत है, खास करके GST काउंसिल में, उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई है। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से एक फिजिकल मीटिंग 8-9 देश के जो देश के नहीं, स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, हम उनकी इसमें मुदाखलत चाहेंगे और उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अपनी जो हमारी जो राय है उस पर हम उनको कायल कर सकें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत बादल साहब, आपने वक्त निकाला IDTV से बातचीत करने के लिए। बड़ी ही साफ गोई से अपनी बात आपने रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया साहब। और मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए जी एक शेर अर्ज करूंगा। जी, आप कहते हैं कि, आप फरमाते हैं कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। आज जंग जो है वो किसी गैर से नहीं है, अपनों के लिए अगर कभी जंग हारनी भी पड़े तो हार जाना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात कही है आपने बादल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों को जल्द ही जरूरी जानकारी मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें 12वीं बोर्ड परीक्षा पर आखिरी फैसला आने की उम्मीद है। 12वीं परीक्षा को लेकर राज्य और संबंधित लोगों से जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर परीक्षा से जुड़े सारे विकल्प प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे। और इस बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आकलन उनका किया जाए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जो ये बैठक होने जा रही है, ये कब तक होगी और क्या समझें कि आज उस पर आखिरी फैसला हो जाएगा? देखिए कादम्बनी, अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें अभी तक जो राज्यों की राय आई है उस बारे में प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि राज्यों की ये इच्छा है कि 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर होनी है तो किस तरह से होनी चाहिए, इस बारे में पीएम को ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा हुई, उनका भी फीडबैक आया है, उसके बारे में पीएम मोदी को बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार ने ये कहा है
कि गुरुवार तक यानी 2 दिनों के भीतर वो बताएंगे कि 12वीं परीक्षा को लेकर के क्या अंतिम फैसला किया गया है। और इसी बैठक में आज जो है माना जा रहा है कि अंतिम निर्णय हो सकता है। अभी तक जो है सारे राज्य करीब करीब 1-2 राज्यों को छोड़कर ये कह रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी जो GOM की बैठक हुई थी उसमें यही कहा था कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। उनके अलावा करीब करीब बाकी सारे राज्य चाहते हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। जो राज्य के अपने बोर्ड हैं वो भी परीक्षाओं को आयोजित करा रहे हैं, हालांकि जो स्वरूप है, फॉर्मेट है, वो बदल दिया गया है। तो इस बारे में अब निर्णय होना है कि परीक्षा तो होगी, लेकिन किस स्वरूप में होगी, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, किस तरह से बच्चों को लिखना होगा, उन्हें परीक्षा केंद्र में आने के लिए क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इस सब को लेकर के अब अंतिम निर्णय होने की संभावना है। जी, तो क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो फॉर्मेट है परीक्षा का वो भी बदल सकता है? क्योंकि हमने देखा यूपी बोर्ड में किस तरह से फॉर्मेट बदला गया, वो छोटा उसका ड्यूरेशन किया गया जो परीक्षा वहां पर होनी है। शायद बहुत सारे माँ बाप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने बच्चों को एग्जाम देने के लिए भी भेजने के लिए, लेकिन 12वीं की परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके आगे कॉलेज एजुकेशन शुरू हो जाता है। तो क्या कुछ इसमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि फॉर्मेट बदल जाएगा? ये भी संभावना है कि फॉर्मेट बदल सकता है, क्योंकि कई राज्य सरकारें, जैसे कि आपने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा हो, गुजरात, तो इन्होंने भी अपनी जो परीक्षाओं का स्वरूप है उसको बदला है। दूसरी बात यह कि इस बारे में जितना जल्दी निर्णय हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो पिछले साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक इनको पता ही नहीं कि इनकी परीक्षा होगी भी या नहीं होगी। इसके अलावा इन्हें सिर्फ 12वीं की परीक्षाएं नहीं देनी है, इसके बाद इनको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी, जिसके बारे में सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो परीक्षाएं भी होनी है। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विदेशों में जाना होता है पढ़ाई करने के लिए, उन्हें अभी से एडमिशन लेना होगा, उसकी भी तैयारी उन्हें करनी होगी, उसके लिए भी अप्लाई करना होगा, सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। तो ये सारा जो अनिश्चितता बनी हुई है इसको दूर करना बेहद जरूरी है और इसीलिए अब सरकार माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक इस बारे में कोई फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज शाम तक या कल सुबह तक इस पर फैसला हो सकता है और जो ये असमंजस की स्थिति है ये खत्म हो सकती है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुंबई में आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन ऑड इवन प्रक्रिया के तहत अनलॉक किया जा रहा है। उस पर भी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा रही हैं। अनलॉक शुरू होने पर दुकानदारों में खुशी नहीं बल्कि नाराजगी और दुविधा ज्यादा है, क्योंकि हर सप्ताह 2 दिन एक तरफ की और 3 दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुल सकती हैं। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि ये कौन और कैसे तय करेगा कि किस तरफ की दुकानें 2 दिन खुलेंगी। हालांकि आम लोग बाजार खुलने से राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मालाड में हम नटराज मार्केट में हैं और ख़ास करके लगभग 2 महीने हो चुके थे। कपड़ों की बड़ी समस्या थी क्योंकि ये अत्यावश्यक सेवा में नहीं आती है, लेकिन अब ये एक तरह से खुला है ये कपड़ों के शोरूम। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कस्टमर भी आ चुके हैं लेने के लिए। हम अंदर आ जाएं। लगभग 2 महीने के बाद कपड़ों की दुकान खुली है और आज आप यहाँ आए हैं, तो अब जरूरत पूरी हो पाएगी? नहीं, ज़रूरत तो कैसे पूरी हो पाएगी, क्योंकि टाइम टेबल रूटीन ये लोगों ने किया है, तो हम लोगों को भी उसके हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है। यानी 7 से 2 जो है वो नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा था कि पूरा 7 to 2 इज द राइट टाइम। 7 to 2 ही रखा है। राइट है, वो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। शॉपिंग के लिए कंफर्टेबल टाइम 7 से 2 ही है, बस ऑड और इवन रखा है। 11 इज नॉट बेटर। नहीं, अब तो 7 to 2 हो चुका है, 7 से 2 और सिर्फ ऑड और इवन की बात है। मतलब एक तरफ की खुली रहेगी, दूसरी तरफ की बंद रहेगी, तो आपकी भीड़ नहीं हो। लेकिन मेरा सवाल था कि आपकी जरूरतें अब पूरी हो रही हैं, मतलब उम्मीद रही होगी ना, इंतजार रहा होगा कि दुकानें खुले कपड़ों के, तो हम कपड़े लें। इंतजार तो सबको ही रहा है ना, सब पीपल परेशान है, अब पूरी जनता परेशान है, दुकान वाले परेशान है, तो एज ए कस्टमर आप भी परेशान होंगे। सब परेशान है। एज ए कस्टमर तो हम लोग परेशान बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान है, क्योंकि शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। आते हैं तो दुकानें बंद दिखती है, ऑटो फेयर जाता है, उतना ट्रैवलिंग का हम लोगों का पैसा जाता है, तो कंफर्टेबल तो नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। आज बोनी हो गई आपकी? गुड लक हो गई। कितना? 2 महीने बाद? 2 महीने बाद। तो अब ऐसे ही खुला रहना चाहिए, आपको भी लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत अल्टरनेट के हिसाब से होना चाहिए, डे वाइज। जो ठीक है, जो किया है ठीक है आपकी? हाँ, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा ना। लेकिन जो सुविधाएं सावधानी बरतनी है वो सब आप लोग बरत रहे हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर रखना, और सोशल डिस्टेंस
और सैनिटाइजर, वो सब रखा है। हाँ सब, बिना मास्क नॉट अलाउड, विदाउट मास्क नॉट अलाउड। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि सावधानी भी बरत रहे हैं और साथ ही इनका जो व्यवसाय था, कारोबार, वो भी शुरू हो गया है। ज्वेलर्स की दुकान है, इसमें हम चल के देखते हैं। यहाँ भी एक कस्टमर यहाँ पे फिलहाल दिखाई पड़ते हैं। आप क्या गहना लेने आई हैं? मिला अभी नहीं, क्यों जा रही हैं? अभी लेगा बाद में। अच्छा, बाद में लेंगे। कितने 2 महीने के बाद खोला? हाँ, 2 महीने के लिए खुला। हाँ, वो हम परेशान भी है, गांव जाके आए हैं और मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं है और कोरोना से डर भी लगता है। लेकिन अब खुल गया है तो उम्मीद बढ़ी है। हाँ, अभी काफी बेहतर स्थिति में है कि कुछ नहीं से तो कुछ है और धीरे धीरे होप करते हैं कि सिचुएशन और बढ़िया होती जाएगी और जो कदम उठाए जा रहे हैं सराहनीय नहीं है तो भी कह सकते हैं कि एक बार काम चला हुआ। एलोपैथी चिकित्सा और डॉक्टरों को लेकर योग गुरु रामदेव के दिए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। योग गुरु ने इस मामले पर अपनी सफाई दी, लेकिन अभी डॉक्टर उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं है। रामदेव के बयान के खिलाफ आज देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी इस विरोध का समर्थन किया है। FORDA, IMA और FEMA समेत कई संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और इस पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से, जो लगातार योग गुरु रामदेव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बाबा रामदेव का जो ये नया शिगुफा सब है जिससे आप लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हैं या विरोध में हैं, क्या मामला है? देखिए भाई, मैं तो कभी भी उत्तेजित नहीं था और बाबा इसको मैंने कभी माना ही नहीं। हमेशा इसको रामदेव ही मैं कहता रहा। कारण ये है कि ये व्यायाम का एक शिक्षक है और ये चोंगा बना लिया इसने बाबा का। ये एक बहुत ही बड़ा ढोंगी है और इसने अपना बिजनेस चमकाने के लिए सिर्फ चोंगा पहना हुआ है। और कारण ये भी है कि ये इसका जो बिजनेस है, क्योंकि देखिए ये जान के इसने, क्योंकि एक बात मैं बताऊं, ये बड़ा ही बुद्धि का तीक्ष्ण है और लोग बात को मोड़ सकता है कहीं भी। ये झूठ मूठ का एलोपैथी आयुर्वेद शुरू किया। अरे एक तो 7वां पास नहीं है, नंबर 1। दूसरा, हमने कभी आयुर्वेद के बारे में बात ही नहीं की एलोपैथी वाले ने। ये एक दुकान चलाता है जिस दुकान में ये माने सारी चीज़ रखता है, चावल, दाल, गेहूँ, आटा से लेके वो जो शुद्ध गाय का घी है वो भी 550 रुपये में बेचता है, जबकि बाजार में मिनिमम 4000 रुपये मिलता है। उसका रहस्य अलग है। उसके साथ इसने एक काउंटर आयुर्वेद का रखा हुआ है क्योंकि उसको बेचता है और उसके हम लोगों को झूठ मूठ का फंसा रहा है। अरे हम तो आयुर्वेद के से ही निकले हुए हैं। बहुत सी उनकी दवाइयों का आज भी हमारे पैथी में इलाज हो रहा है। सर, उससे कोरोनिल पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा एक न एक सगुफा निकालता है। अभी कोरोनिल निकाल दिया इसने। अब उसमें का है का नहीं, कैसे है, कुछ पते नहीं है, वो अपना उड़ा दिया। अब सरकार तो उनको बचाती है। देखिए, सरकार बचाती है कि नहीं, इस विषय पर मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि ICMR ने इनके प्रोडक्ट को, यदि सरकार बचाती तो ICMR इनके प्रोडक्ट को कहती कि ठीक है। WHO ने तो नहीं किया। कोई भी किसी भी संस्थान ने इस प्रोडक्ट को ये नहीं किया कि हाँ ये सही है। डॉक्टर अतुल, आप हमें बताइए, आपने आज अपने हाथों पे काला धागा पहना हुआ है। आप हम देख सकते हैं इनका स्टेथोस्कोप इन्होंने पहन रखा है। उन्होंने शिफ्ट ख़त्म किया है अपना और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आज ब्लैक डे क्यों आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो ब्लैक डे प्रोटेस्ट है आज हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं थ्रू वेरियस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस RDA ऑफ द स्टेट। इसके थ्रू इसमें हम अपने वर्क प्लेस पे ब्लैक रिबन बांध के काम कर रहे हैं कोविड और नॉन कोविड एरियाज़ में, इंक्लूडिंग ICU, ट्रायल्स एंड एवरी अदर एरियाज़ ऑफ द हॉस्पिटल। ये प्रोटेस्ट है जो भी डेरोगेटरी कमेंट्स और इनफेमस कमेंट्स, शेमफुल कमेंट्स जो बाबा रामदेव के आए हैं अगेंस्ट द एलोपैथी और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है एलोपैथी का और जो भी वैक्सीनेशन है उसके अगेंस्ट, ये कमेंट्स बहुत ही शेमफुल इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है इतने सारे डॉक्टर्स मार्टियर हुए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके फैमिलीज अफेक्ट हुए हैं, बावजूद इसके ऐसे कमेंट्स
उनकी शहादत का अपमान है और ये डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लिए एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी हमारे लिए बहुत दुखद है और हम इसका अपोज करते हैं। आप एक डॉक्टर के डॉक्टर के हिसाब से आपका क्या मांग है आज इस पूरे प्रोटेस्ट के द्वारा? जो भी आज की डेट में ये कमेंट्स सुनने को आ रहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि हमने जो भी करा, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ये सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि कुछ लोग ऐसी हिम्मत रखते हैं कि ऐसा कुछ बोल सके हमारे खिलाफ और लोग उनको सुनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप कहें उसका या तो कोई एक एविडेंस दे हमें कि ऐसा कुछ है, नहीं तो अपनी जो हमारी जनता है उसको बहकाइए मत, उनके दिमाग में कोई ऐसी शक मत पैदा कीजिए हमारी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी जनता को हम पे भरोसा हो। जो सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई हैं तभी वो लोग उसको मानेंगे। एंड वैक्सीनेशन जो बार बार हमारे मोदी जी भी बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, सबके लिए आवश्यक है। एंड साथ ही साथ इतना कुछ होने के बावजूद मैं ये साफ कर दूंगी कि भले ही हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अपना काम बिल्कुल भी नहीं रोका है। सब लोग ड्यूटी पर हैं। ओपीडी, इमरजेंसी, ट्राइज, कोविड, रेडियोलॉजी सब फंक्शनल है। उसके बावजूद इतना करने के बाद अगर हम थोड़ी सी आपसे एक मोटिवेशन, एक रिस्पेक्ट मांगते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ नई दिल्ली में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। डॉक्टरों की मांग है कि रामदेव के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रास्ता भी लिया जाएगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की दिल्ली एम्स से ये रिपोर्ट। आज देश भर में योग गुरु रामदेव के खिलाफ आरडीए डॉक्टर्स, आईएमए प्रोटेस्ट कर रहा है और इन सब की मांग है कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार किया जाए। जो उनके बयान हैं, जो उन्होंने डॉक्टर्स या एलोपैथी के खिलाफ बोला है, उसको लेकर के इन डॉक्टर्स में काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन स्वामी रामदेव ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी अब ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार किया जाए। हम इस वक्त देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में मौजूद है और एम्स के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो भी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ अमनदीप हैं। बाबा रामदेव को लेकर के किस तरीके से नाराज़गी है आप लोगों में? देखिए, ये काफ़ी दुर्भाग्य है कि हम लोग इस समय जब कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं और देश एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा की लड़ाई में लगा हुआ है, हम नहीं चाहते, लेकिन बाबा रामदेव जिस तरीके से हर रोज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट में, वैक्सीन के अगेंस्ट में, और जो कोविड वॉरियर्स देश के डॉक्टर्स जो पिछले 1 साल में ड्यूटीज़ करते करते कोविड से बीमारी से जूझते हुए खुद शहीद हो गए, उनके खिलाफ इस तरीके का बयान देना कि वो 1200 डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाए तो वो बाकियों को क्या बचाते, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसा एक एक्शन है कि एक आम आदमी को इस सड़क पे बिना मास्क के चला जाए, बिना मास्क के दिख जाए, उस पर लाठियां बरसानी शुरू हो जाती हैं तुरंत प्रभाव से कि आप एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कह रहा है मास्क पहनो। बाबा रामदेव की आप पूरे मीडिया में कोई एक फोटो निकाल के दिखा दो जिसमें उन्होंने मास्क पहना हो। जो लोग मरे हैं उन पे ये हास्यास्पद बातें कर रहे हैं कि जो खुद को नहीं बचा पाए तो आम जनता को कैसे बचा पाएंगे। आज मुद्दा जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि गुमराह करने का। हमारी देश की जनता बहुत भोली भाली है, ठीक। तो उसको ये गुमराह कर रहे हैं। बट डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही हैं और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर होते हुए मॉडर्न मेडिसिन को पूरा सपोर्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो ये भ्रम फैलाने वाले जो तत्व हैं, इनके जो ये भ्रम फैलाने वाले बयान हैं, इन पे रोक लगे, जिससे कि देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अब इन केस अगर ऐसा नहीं होता है कि उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे या और कोई रास्ता देखेंगे। अभी के लिए हम अपनी प्रोटेस्ट है वो जारी रखेंगे। कुछ लोग में अगर अविश्वास होता है पैदा और वो अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते, वैक्सीन नहीं कराते, उनकी अगर जान जाती है तो उसके जिम्मेदार बाबा होंगे। तो इस तरह के बयानों पर रोक लगना चाहिए उनके हित में। और डॉक्टरों के लिए जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। हमारे मनोबल को बनाए रखने के लिए भी उन्हें ये सब बातें नहीं करना चाहिए और कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हम इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम अपना जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। तो क्या सरकार ये चाहती है कि हमारे जो देश के डॉक्टर्स जो इस समय ड्यूटी लगे हुए हैं करने के लिए, क्या वो अपना काम बंद करते हैं? क्या वो यही चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं चाहते ये चीज़ करना। तो हम इसीलिए हर बार इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारी बात को सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर सुनेगी। तो ये डॉक्टर्स हैं, इनका कहना है कि सरकार इनकी बात सुने, बाबा रामदेव को चुप कराया जाए और उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल आप देखेंगे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करते हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगाई हुई है।
सांकेतिक प्रोटेस्ट है। पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है और देश का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर के जब देश के गृह मंत्री को भी कोविड हुआ तो उनका भी इलाज यहीं हुआ, तो उस एम्स में जहां से देश को चलाने वाले मंत्री, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी हस्तियां ठीक हुई हैं, और वहां के डॉक्टर्स जब इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इनकी कोशिश है। फिलहाल बाबा रामदेव ने माफ़ी मांगी है, पर इनका कहना है कि वो पर्याप्त नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। सहयोगी पवन कुमार के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कोरोना महामारी को लेकर देश में चौथा सीरो सर्वे जून में कराया जाएगा। इसके तहत कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे, जिनमें 14,000 बच्चे और 14,000 वयस्क शामिल होंगे। ये सर्वे 6 साल और इसके ऊपर की उम्र के बीच होगा। जून के महीने में ही सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस सीरो सर्वे में ग्रामीण इलाकों पर भी जोर रहेगा। तीसरी लहर की आशंका ग्रामीण इलाकों और बच्चों पर होने वाले इसके असर को लेकर ये सर्वे किया जाएगा। एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन रिवॉल्वर से फायर कर शादी की खुशी का इजहार किया। दुल्हन का नाम रूपा है और मामला यूपी के प्रतापगढ़ के लक्ष्मण के पूरब गांव का है। 30 मई को यहां रूपा की शादी थी। दूल्हा शादी के मंच पर जयमाल के लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी सजी धजी दुल्हन वहां पर पहुंची, लेकिन मंच की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने रिवॉल्वर निकाली और हवाई फायर कर दिया। दुल्हन के रिवॉल्वर चलाने पर दूल्हे पर क्या असर हुआ ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन इसका वीडियो जरूर वायरल हो गया। तमाम लोगों को ये नागवार गुजरा और सोशल मीडिया रूपा के लिए मर्दवादी और सामंतवादी टिप्पणियों से भर गया और ये कहा कि अगर लड़का होती तो क्या करती वगैरह किसी ने लिखा, इसके पति का क्या होगा। पुलिस ने फौरन रूपा के खिलाफ 6 संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज किया है।